तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फ्रेंड और एक बार पुनः आपके साथ में हाजिर हूँ। और आज मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब एपिटॉफ आपको टीच किया था तो बोला था कि मैंने अगला पोएम जो मेरा सोल्जर है, ये पोएम बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और स्टूडेंट्स आप जानते भी यहाँ पे कि सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, है ना। और यहाँ पे आप देखेंगे इसके जो पोएट्स है उनका नाम है रूपर्ट ब्रूक। तो स्टूडेंट सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक शॉर्ट बायोग्राफी पे, छोटा जीवनी पे प्रकाश डालेंगे रूपर्ट ब्रूक साहब का। आप जानते हैं रूपर्ट ब्रूक साहब का जन्म 3 अगस्त 1887 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी की हो गई। यानी इनका बहुत ही एक शॉर्ट लाइफ है। लेकिन फ्रेंड्स, इस शॉर्ट लाइफ में रूपर्ट ब्रूक साहब अमर हो गए। आज रूपर्ट ब्रूक साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी अगर हम चर्चा कर रहे हैं पोएट की, इसका मतलब आज भी वो जिंदा है। और इनके जो पिताजी थे, दो रग्बी स्कूल थे, उसके हेडमास्टर थे। और रूपर्ट ब्रूक साहब को वार पोएट, युद्ध कवि जाने जाते हैं। चूँकि W.H. विट साहब ने रूपर्ट ब्रूक साहब को इंग्लैंड का सबसे सुंदर एक लड़का का नाम दिया था। रियली रूपर्ट ब्रूक साहब काफ़ी स्मार्ट थे, बहुत ही स्मार्ट थे। और निश्चित रूप से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 ईस्वी में, तो 1914 के पहले इस कविता को रूपर्ट ब्रूक साहब कंपोज किए हैं। और रियली इस कंपोज में आप देखेंगे रूपर्ट ब्रूक साहब एक सैनिक की कितनी देशभक्ति होती है, कितना प्रेम होता है अपने देश से, इस कविता में बिल्कुल झलक रहा है। और मैं ये भी बताते चलूँ कि रूपर्ट ब्रूक साहब चूँकि ये मॉस्किटो यानी मच्छर के काटने से उनका इन्फेक्शन हुआ और उसी के कारण एक बीमारी हुआ, सेप्टिसीमिया डिजीज़ की वजह से इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को हो जाती है। तो आप देखें बहुत ही शॉर्ट इनका लाइफ है। लेकिन आपकी किताब में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत उस पर एक ध्यान देना है कि पहला है कि यहाँ पे मैं किताब लाऊं, पहला एक है कि व्हाई डू कंट्रीज गो टू वार, आखिर देश युद्ध में क्यों जाता है। आर द सोल्जर हैप्पी अबाउट इट, युद्ध में देश क्यों जाता है, कि क्या इससे सैनिक खुश रहते हैं रियली। और जान लो कोई भी देश चाहता नहीं है कि हम युद्ध करें। हम देश का एग्जाम्पल अपने परिवार से ले सकते हैं। एक छोटा परिवार आप देखेंगे, एक परिवार में जब भी किसी कारण से हमेशा कलह झगड़ा होता है, चाहे उस परिवार में कितना भी इनकम्स हो, लेकिन उस परिवार का ना मेंटल ग्रोथ हो पाता है, ना फिजिकल ग्रोथ हो पाता है, ना इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं हो पाता है। वो आर्थिक, मानसिक, ये सब विकास रुक जाते हैं। लेकिन जिस फैमिलीज में हैप्पीनेस है, सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो डेफिनेटली वो कम कमाने वाला परिवार भी तरक्की करता है। उसी तरह कोई देश नहीं चाहता है हम युद्ध पे जाएं, लेकिन हम पे कोई अटैक करता है, हम पे कोई हमला करता है, तो हम तो चुप नहीं बैठेंगे, हम तो उसका जवाब देंगे, अपनी रक्षा तो करेंगे। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सिद्धांत है। हाँ, ये हमारी कल्चर्स है। हम किसी पे वार नहीं करते, बट कोई हम पे वार करता है तो हमको भी डिफेंस करना पड़ता है, हमको युद्ध करना पड़ता है। हाँ, लेकिन एक बात है, सैनिक रियली वो भी तो युद्ध में, सैनिक भी चाहते हैं कि कोई युद्ध ना हो। लेकिन समस्या यह है कि युद्ध में जब घंटी बज जाती है, लेकिन हमारी सैनिक देश प्रेम, वो जज्बा, वो देश के प्रति समर्पण
चाहे वो सैनिक हमारे जिस घड़ी हो, खाना खा रहे हों, सोए हों, जब युद्ध की बुलावा होती है तो थोड़ी सी भी उनके अंदर हेजिटेशन नहीं होता है और सीधे वो युद्ध की तरफ चल देते हैं। यानी सबसे पहले उन सैनिक वीरों को मैं अपना सैल्यूट करूंगा जिनके कारण हम खुशीपूर्वक और चैन से अपने घरों में, अपने देश में रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन से एक और है, यहाँ पे देखेंगे, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के विकास में हमारे सैनिकों का क्या योगदान है। पहले ही बताया कि बहुत बड़ी योगदान है। ये सारे क्वेश्चन आप ग्रुप में रखेंगे, स्टूडेंट्स अपने अपने विचार देंगे, मैं भी कुछ विचार दे दूं कि अगर हमारे भारतीय सैनिक या सोल्जर न रहे तो डेफिनेटली कोई हम पे अटैक कर सकता है, और जब अटैक कर सकता है हम अपनी सारा वक्त अगर युद्ध में ही लगा देंगे तो हम तरक्की कैसे करेंगे। हम तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, हम विकास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी देश के विकास में अहम रोल हमारी सोल्जर की है, हमारी सैनिक की है, जो हमारे बॉर्डर्स पे, जो हमारे देश पे एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं और हमारे देश में कुछ होने नहीं देते हैं, जिससे हमारे देश डे आफ्टर डे तरक्की करता है ना। तो मैं मानूं या आप भी मानेंगे कि डेफिनेटली किसी भी कंट्रीज को डेवलप करने में हमारे सैनिकों का एक अहम रोल होता है। इसीलिए पुनः मैं अपने वीर योद्धाओं का, सोल्जर को एक बार और भी सैल्यूट करता हूं। तो अब सीधे स्टूडेंट्स आते हैं हम अपनी पोयम पे, जो रूपर्ट ब्रुक साहब युद्ध में जाने के पहले जो इस पोएट को कंपोज किए हैं उसको देखते हैं। तो ये सोनेट्स है स्टूडेंट्स, आप जान लो सोनेट्स है। सोनेट्स क्या होता है, ये इटालियन वर्ड से बना है सोनेट्स। तो ये सोनेट्स जो है 14 लाइन के होते हैं। देखना ये टोटल कविता जो है ना 14 लाइन में होंगे। कितने में टोटल कितने होंगे, ये 14 लाइन्स में होंगे। इसे 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। 8 लाइन्स को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 लाइन्स है, इसको ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टेव। ऑक्टेव में इशू होता है, यानी एक मुद्दा होता है ना। और जो ये जो 6 लाइन होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको हम लोग सेस्टेट बोलते हैं, यानी इस इशू को यहाँ पे सॉल्यूशंस बताया जाता है ना। तो सोनेट समझ गए ना कि सोनेट 40 लाइन्स के होते हैं, 2 पार्ट्स में बटे होते हैं। जो 8 लाइन्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेव। ऑक्टेव में इशूज होते हैं, और जो 6 लाइन्स का होता है उसको सेटेट बोलते हैं। इसमें इसका सॉल्यूशंस होता है। क्या होता है, सॉल्यूशंस होता है। तो आप तो सोनेट भी हमारे स्टूडेंट समझ गए। अब आते हैं स्टूडेंट्स इस पोएम को पढ़ते हैं। पहला देखते हैं। पहले रूपर्ट ब्रुक साहब कहते हैं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली फॉर दिस टू मी, तो आप केवल यह समझना, यह सोचना, दैट देयर सम कर्नल्स ऑफ ए फॉरेन फील्ड्स, विदेशी जमीन का कुछ कोना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह सदा के लिए इंग्लैंड का हो गया। आप देखेंगे कि हमारे इंग्लैंड के भी सैनिक, चाहे हमारे भी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो दूसरे देश में सैनिक लड़ने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रुक साहब कहते हैं यदि मैं मर जाऊँ, और रूपर्ट ब्रुक साहब मान लीजिए कोई सैनिक विदेश में युद्ध कर रहा है, अगर मैं मर जाऊँ, मरने के बाद यह केवल सोचना कि मरने के बाद उस विदेशी धरती पर जहाँ पे मुझे दफनाया जाएगा, और उस धरती दफनाने में 2 गज या 3 गज ज़मीन लगते हैं, उस मिट्टी में दफनाया जाएगा, तो कम से कम वह 2-3 गज जो ज़मीन है वो तो इंग्लैंड का हो गया, क्योंकि उस विदेशी धरती पे इंग्लैंड के सैनिक को दफनाया गया है जो लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त कर लिया। इसीलिए वो 2-3 गज ज़मीन वो तो इंग्लैंड का हो गया। बात तो समझ गए स्टूडेंट्स। आगे कहते हैं देयर शैल बी, हो गया, इन दैट रिच अर्थ, वह रिच अर्थ मतलब क्या हुआ, वह धनी जमीन, वह रिच अर्थ, ये रिच डस्ट कैंसल्ड, क्योंकि डस्ट का मतलब यहाँ पे सैनिक का अर्थ कि वहाँ पे वो रिच अर्थ पे, उस जमीन पे, उस धनी जमीन पे एक बहुत ही एक धनी
सैनिक को दफनाया गया है ना जी। ए डस्ट, वह सैनिक होम इंग्लैंड बोर्ड, उस सैनिक को इंग्लैंड ने जन्म दिया। कौन जन्म दिया? इंग्लैंड ने जन्म दिया। शेप्ड, इंग्लैंड ने आकार दिया। और इंग्लैंड ने मेड अवेयर, इंग्लैंड ने जागरूक बनाया, है ना। गेव, दिया, वंस हर फ्लावर्स टू लव, वही जमीन इंग्लैंड ने वह प्यार की फूल की खुशबू दी। हर वेज टू रोम, जिसने चलना सिखाया, भटकना सिखाया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रेथिंग इंग्लिश एयर, और यह शरीर जो इंग्लैंड का शरीर है वह हमेशा इंग्लैंड का ही सांस लेता है। वास्ड बाई द रिवर्स, ब्लेस्ड बाई द सन ऑफ होम, और ये वास्ट बहते हैं, ये बहती है नदियाँ, ब्लेस्ड बाई सन ऑफ होम, यह सूरज की जो रोशनी हम लेते हैं ये भी इंग्लैंड की लेते हैं। यहाँ पे रूपर्ट ब्रुक साहब अपनी देश प्रेम की भावना को बयां कर रहे हैं कि कैसे इंग्लैंड में ही मैं पैदा हुआ और इंग्लैंड ने ही मुझे कब वहीं जन्म दिए, वहीं आकार दिया, वहीं हमें जागरूक बनाया और वहीं क्या किया, वो प्यार दिया, वहीं चलना सिखाया और इंग्लैंड की सांसों से सांस लेना सीखा मैंने। वह नदियाँ जहाँ पे मैंने एक सूरज की रोशनी लिया करता था, सब मुझे इंग्लैंड ने दिया, है ना, सब इंग्लैंड ने दिया। और डेफिनेटली जब विदेश जाकर मैं लड़ते लड़ते मरूंगा तो वो 2-3 गज ज़मीन तो इंग्लैंड का ही हो जाएगा, क्योंकि सैनिक किसका दफनाया गया है। अगर उस देश में, मैं अमेरिका में चाहे दूसरे कंट्री में जाकर युद्ध करता हूँ तो वह तो 2-3 गज ज़मीन भी तो इंग्लैंड का हो गया। इसलिए कहा जाएगा ये किसका, ये कॉफिन से, ये किसका टम है, किसका कब्र है, तो कहा जाएगा इंग्लैंड के सैनिक का, तो ज़मीन तो इंग्लैंड का हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स। अब आते हैं, ये हुआ आपका, ये क्या हुआ, ऑक्टेव्स हुआ, क्या हुआ। अब आते सेसेट्स में आते हैं, है ना। कहते हैं एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट्स, यह दिल, ऑल इविल, सभी बुराइयाँ, शेडवे, ये दिल की सभी बुराइयाँ क्या हो जाएंगे, सोचो दिल की सभी बुराइयाँ चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, जो बुराइयाँ होगी वो खत्म हो जाएगी। ए पल्स इन द इटर्नल्स माइंड, यह जो धड़कन है, जो अंदर का धड़कन है, वो सदा के लिए इंग्लैंड के लिए नो लेस, कोई बात नहीं, गिफ्ट्स देता है, सम बैक टू थॉट्स, और पीछे की कुछ यादें आता है, वो इंग्लैंड ने दे दिया है, वो यादें आती है। हर साइट्स, वो नज़ारा और वो आवाज़, ड्रीम्स हैप्पी टू हर डे, अपने दिनों में जो मैं खुशी सपने देखता था, एंड लाफ्टर, और हम लोग हंसी ठहाके करते थे, हर्ट्स ऑफ फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एंड जेंटल्स, और वह जेंटल्स, वह मतलब अपनी दोस्तों के साथ जेंटल्स करना, उससे बातें करना, इन हर्ट्स एट स्पेस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और जब मैं इंग्लिश हेवन में जाऊंगा, जब अंग्रेजी, जब वहाँ के मैं स्वर्ग में जाऊंगा, वो सारी जो दिल में ये बातें टोटल मेरे यादें आएंगी। तो यहाँ पे रूपर्ट ब्रुक साहब स्पष्ट ये बता रहे हैं कि दूसरे जो ये सेसेट्स में कह रहे हैं कि वो याद कर रहे हैं कि कैसे आपने, मैं दोस्तों को साथ मिला करता था, और यार जब मैं युद्ध में मर जाऊंगा तो मेरे अंदर कुछ बुराइयां होगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने देश के लिए शहीद हुआ है, मैंने देश के लिए कुर्बान हुआ है। और वो यादें, वो दोस्तों से बातें करना, वो आवाज़, वो साउंड, वो ये सारे जाकर जब मैं हेवन में जाऊंगा, मैं अपने स्वर्ग में जाऊंगा, तो ये सारे चीज़ें हमें याद आएंगे, और ये मैं थैंक्स कहूँगा ये कि हमने इस ज़मीन पे, इस इंग्लैंड के ज़मीन पे मैंने जन्म दिया। तो स्टूडेंट्स, ये रूपर्ट ब्रुक सा एक देश की जज्बा, ये पैट्रियोटिक्स बिल्कुल एक पोयम है, इसीलिए इनको वॉर पोएट्स कहते हैं, युद्ध कवि कहते हैं। तो आप देखें कि इस कविता में उनकी देश के प्रति प्रेम का कितनी बड़ी व्याख्या कर रहा है। और स्टूडेंट एक और चीज़ बताएं, इसका जो समरी है ना, द सोल्जर का समरी है, हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप समरी ले सकते हो, वहाँ समरी भी आप पढ़ लेंगे इसका।
तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये पोएम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने इससे एडवांटेज उठाएं। और डेफिनेटली अगर बहुत ही अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। तो आज इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।